हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभ्यास सीरीज का पार्ट 11, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड से रिलेटेड अति संभावित प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल कोट्स के अंतर्गत है आज का विचार: जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसलिए दोस्तों, जो चीज़ बीत गया है उसे हमें नहीं सोचना है, बल्कि आगे की ओर नई रणनीति बना के अपनी तैयारी को बेहतर करना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन थे? डॉक्टर एम.एच. मैरीगौड़ा, डॉक्टर के.एल. चड्ढा, लिबर्टी हायर्ड वैले, डॉक्टर एस.एच. पृथ्वी। आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। इसका राइट दोस्तों आंसर होगा डी, डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी। ठीक है। और डॉक्टर एम.एच. मैरी गौड़ा, ये कौन है दोस्तों? बताइए। ये दोस्तों डॉक्टर एम.एच. मैरी गौड़ा, ये भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक हैं। यहाँ पे अक्सर कैंडिडेट्स को डाउट रहता है दोस्तों, अगर भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक पूछा जा रहा है तो डॉक्टर एम.एच. मैरी गौड़ा होंगे, और यदि आधुनिक उद्यान विज्ञान का जनक पूछा जा रहा है दोस्तों, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक तो कौन होंगे दोस्तों? ये हैं डॉक्टर के.एल. चड्ढा। तो आप लोग याद रखेंगे, यदि भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक पूछा जा रहा है तो डॉक्टर एम.एच. मैरी गौड़ा होंगे, और आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक पूछा जा रहा है तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा होंगे। और यदि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान का जनक पूछा जा रहा है दोस्तों, सिर्फ उद्यान विज्ञान का जनक, उद्यान विज्ञान का जनक, तो कौन होंगे दोस्तों? लिबर्टी हायर्ड वैले। ये कहाँ के दोस्तों थे? यूएसए के रहने वाले हैं, यूएसए। और भारत के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन है? डॉक्टर एच.एस. पृथ्वी। ठीक है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है? यानी कि जो फसल होती है, यानी कि जो फसल होती है दोस्तों, और जो उसकी पत्तियां होती हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे जल गई हों। तो ये किस कीट के कारण होता है? सैनिक कीट, गन्ने का पैरिल्ला, भूरा फुदका और हरा फुदका। अभी आप लोगों को हम इमेज भी दिखाएंगे दोस्तों। बताइए किसके कारण होता है? सैनिक कीट, गन्ने का पैरिल्ला, भूरा फुदका या हरा फुदका? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, ब्राउन लीफ हॉपर। ठीक है, भूरा फुदका, ब्राउन लीफ हॉपर। आइए दोस्तों, हम लोग इसे इमेज के माध्यम से देखते हैं कैसा इसका प्रकोप होता है और किस प्रकार का ये भूरा फुदका होता है। ये दोस्तों आपके सामने इमेज है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये धान की दोस्तों फसल है, जो आप लोगों को दिख रही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये जला दी गई है। ठीक है। और ये इसके क्या है?
ब्राउन प्लांट हॉपर, इनका जो दोस्तों प्रकोप होता है वो फसल में निचली सतह पर, यानी कि डंठल पे स्टार्टिंग आप लोगों को जो फसल होता है, यानी कि गेहूँ वो धान की सॉरी फसल होती है, उसके निचले तने पर इनका प्रकोप स्टार्टिंग में देखने को मिलता है और बाद में धीरे धीरे करके ये पत्तियों का और पौधे तने का रस चूसते चूसते संपूर्ण पौधे का रस चूस लेते हैं और फसल बिल्कुल सूख जाती है, जो कि आप लोग इमेज में भली भांत देख पा रहे होंगे। इस तरह की फसल हो जाती है धान की, ठीक है। और किसान इसे भली भांत पहले समझ नहीं पाता है और बाद में 10 से 15 या 20 दिन में जो संपूर्ण फसल होती है वो सूख जाती है। तो इससे करीब में 30 से 35% तक किसानों को जो मतलब अनुमान लगाया गया है वो हानि देखने को मिलती है। और ये संपूर्ण खेत में नहीं लगता है दोस्तों, ये जो होता है कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में इसका प्रकोप होता है। मतलब जैसे 10 से 15 स्क्वायर मीटर में एक जगह लग गया हो, फिर 10 से 15 स्क्वायर मीटर में एक जगह लग गया हो, तो इस तरह से संपूर्ण खेत में इसके छोटे छोटे टुकड़े दिखाई मतलब देते हैं, जहाँ पर इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। और ये एक सकिंग टाइप जो होता है, सकिंग टाइप माउथ पार्ट इसका होता है, जो यानी कि ये जो होता है पत्तियों का रस चूसने वाला एक कीड़ा होता है, ब्राउन लीफ हॉपर, ठीक है। आइए दोस्तों, ये जिसे भूरा फुदका भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उल्फ एप्पल की संख्या किसे दी जाती है? टमाटर, भिंडी, सेब या बेर? उल्फ एप्पल पूछा गया है कि संज्ञा किसे दी जाती है? टमाटर को, भिंडी को, सेब को या बेर को? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या होगा? टमाटर को। उल्फ एप्पल जो होता है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? ये टमाटर को कहा जाता है, ठीक है। और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, जैसे टमाटर को गरीब का संतरा, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। गरीब का संतरा किसे कहा जाता है? गरीब का संतरा, ठीक है। गरीब का संतरा हो गया। इसके अतिरिक्त इसी को बिलायती बैंगन के नाम से भी जाना जाता है, बिलायती बैंगन, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भिंडी को, जो भिंडी है दोस्तों, भिंडी को किस नाम से जाना जाता है? भिंडी, भिंडी के उपनाम और क्या है? जैसे दोस्तों ओकरा है, ओकरा, लेडी फिंगर तो आप लोगों को पता ही है, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, ओकरा हो गया, लेडी फिंगर हो गया। और बताइए, इसी को सब्जियों की रानी की संज्ञा दी गई है। सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? भिंडी को कहा जाता है। सेब को किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट के नाम से जाना जाता है। सेब को दोस्तों, ये महत्वपूर्ण उपनाम है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है। और बेर को शुष्क फलों का राजा के नाम से जाना जाता है। शुष्क फलों का राजा दोस्तों, शुष्क फलों का राजा, गरीब का फल और चाइनीज खजूर के नाम से भी बेर को जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह के एग्जाम टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो भी मेरा भाई या बहन मतलब नया होगा चैनल पे, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन उसको मिलते रहेंगे, ठीक है, कि कब क्लास होनी है। आइए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्लाइड, रबर में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? फॉरकेट बडिंग, एयर लेयरिंग, ऑफशूट या इनार्चिंग? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइए कौन सी विधि अपनाई जाती है रबड़ में? रबड़ के जो प्रवर्धन में कौन सी विधि अपनाई जाती है, आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं फॉरकेट बडिंग, वो सही है। रबर में प्रवर्धन की जो व्यावसायिक विधि होती है दोस्तों, वो क्या होती है? फॉरकेट बडिंग, ठीक है। और एयर लेयरिंग की बात की जाए दोस्तों, तो एयर लेयरिंग किस में अपनाई जाती है?
ये मुख्य रूप से नींबू वर्गीय जो फसल होती है दोस्तों, नींबू वर्गीय, नींबू में जिसे गूटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बताइए लीची में, किसमें दोस्तों, लीची में भी प्रवर्धन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, एयर लेयरिंग। तो आप लोग याद रखेंगे। ऑफ शूट जो होती है, ऑफ शूट बताइए किसमें अपनाई जाती है, ऑफ शूट, ये दोस्तों खजूर में, किसमें, खजूर में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, ठीक है, प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, ठीक है, खजूर में। और इनार्चिंग तो आप लोगों को पता ही होगी, बताइए दोस्तों, इनार्चिंग चीकू में, किसमें दोस्तों, चीकू में जो होती है। और आम में बता दीजिए इसी समय, वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पशुओं की जन्मगत कमियों का क्या कारण है, कुपोषण, छूत की बीमारी, जहर के पीने से, आनुवांशिकता। बताइए दोस्तों, यानी कि जन्मगत मतलब जन्मजात, यानी कि पैदाइशी जो कमियां होती हैं वो किसके कारण होती है, कुपोषण के कारण, छूत की बीमारी, या जहर के पीने से, या आनुवांशिकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आनुवांशिकता, यानी कि ये जेनेटिकली होता है, ठीक है, ये आनुवांशिक होता है। जो मतलब जन्मजात कमियां होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, आनुवांशिक। ये जो मतलब फादर या मदर में जो कमियां होती हैं दोस्तों, वही कमियां बच्चे में आ जाना क्या कहलाता है, जन्मजात कमियों के अंतर्गत इन्हें रखा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या कहा जाता है, जन्मजात कमियां। इसी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कॉज्ड ऑफ, इसी को कॉज्ड ऑफ कॉन्जेंशियल डिफेक्ट इन एनिमल, ठीक है, कॉज्ड ऑफ कॉन्जेंशियल डिफेक्ट इन एनिमल, ये जो होती हैं जन्मजात समस्याएं होती हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है, गुणों का गायब होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों का समाप्त होना, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जो लोग बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गुणों की पुनरावृत्ति होना, ठीक है, गुणों की पुनरावृत्ति होना ही क्या कहलाता है, एटिविज्म। एटिविज्म होता क्या दोस्तों, इसे पूर्वजता, ठीक है, एटिविज्म, एटिविज्म कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मतलब पूर्व के मतलब जो, जैसे मान लीजिए दूसरे पूर्व की पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी के जो लक्षण होते हैं वो नई पीढ़ी में जब आ जाते हैं, और वो लक्षण ऐसे होते हैं जो निम्न गुणों वाले होते हैं, ठीक है। लक्षण भी कैसे होते हैं दोस्तों, वो निम्न गुणों वाले होते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, एटिविज्म कहा जाता है। मान लीजिए कि ऐसे अगर मतलब मानों में समझा जाए तो जैसे नाना नानी के मतलब जैसे लक्षण हैं वो अब इस जो मतलब नई पीढ़ी में देखने को मिल जाए, बाबा दादी के जो लक्षण हैं वो पोता पोती में देखने को मिल जाएं, तो ये लक्षण जो होते हैं, और वो भी लक्षण कैसे हों दोस्तों, निम्न वर्गीय, ठीक है। इन्हीं गुणों को क्या कहता है, एटिविज्म के नाम से जाना जाता है, यानी कि गुणों की पुनरावृत्ति। और गुणों की पुनरावृत्ति भी कैसी होती है, निम्न गुण, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न गुणों का पूर्वजों से नई पीढ़ी में आना, ठीक है, पीढ़ी में आना क्या कहलाता है दोस्तों,
एटिविज्म के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि गुणों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति दोस्तों होती है कि ये निम्न गुणों के साथ में होती है, ठीक है, निम्न गुणों के साथ, और ये दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में भी देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये टीएसटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 से 6 किलोग्राम। 5 से 6 किलोग्राम दोस्तों प्रति हेक्टेयर सरसों के बीज की आवश्यकता होती है। यदि हम मिश्रित रूप में फसलों को उगाते हैं दोस्तों, यानी कि मिलाकर किसी फसल के साथ उगाते हैं, तो ये 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है, ठीक है। मान लीजिए गेहूं के साथ में सरसों में उगा रहे हैं तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही पर्याप्त है। और इसके अतिरिक्त सरसों को दोस्तों चारा के रूप में भी हम बरसीम के साथ में भी उगाते हैं, जिसमें कि 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बरसीम के साथ, ठीक है, बरसीम के साथ। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चारे की मात्रा को बढ़ाने के लिए बरसीम के साथ 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसकी बुआई की जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्न में कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना है, मक्का है, मूंगफली है, मसूर है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा मक्का। मक्के की जो फसल है दोस्तों ये सभी ऋतुओं में बोई जाती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है? षटभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? किस विधि में पौधों की संख्या सर्वाधिक लगाई जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा षटभुजाकार। दोस्तों क्या होगा? षटभुजाकार। जो वर्गाकार विधि दोस्तों होती है, वर्गाकार में सर्वाधिक प्रचलित विधि, सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है दोस्तों? वर्गाकार विधि। सर्वाधिक प्रचलित विधि है वर्गाकार विधि। इसमें क्या होता है दोस्तों? पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी बराबर रखी जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौध से पौध की दूरी जो बराबर रखी जाती है वो किस विधि में रखी जाती है? ये वर्गाकार विधि में रखी जाती है, ठीक है। आम्रपाली के जो पौधे होते हैं दोस्तों मुख्यतः इसी विधि से लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आम्रपाली के जो पौधे होते हैं मुख्य रूप से इसी विधि के द्वारा लगाए जाते हैं। और दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। जो षटभुजाकार विधि जो होती है दोस्तों, ये षटभुजाकार में विधि जो होती है, यानी मेथड होता है रोपाई का, इसमें सर्वाधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। सभी विधियों की तुलना में अगर देखा जाए तो इसमें 15% अधिक, कितने? षटभुजाकार में दोस्तों, षटभुजाकार में दोस्तों जो वर्गाकार विधि की अपेक्षा होता है, इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये विधि जो होती है शहर के नज़दीक, जहाँ पर दोस्तों भूमि जो महंगी होती है और उपजाऊ होती है, वहाँ पर ये विधि मुख्यतः काम में ली जाती है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इस विधि में जो होता है, जो कृषण क्रियाएं होती हैं करना दोस्तों कठिन होता है षटभुजाकार में, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बरसीम एक चारे वाली फसल है। इसे बोने की सिफारिश की जाती है मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा?
और साथ ही साथ में आप लोग इसका नाम भी बताइए, इसका जो बॉटिकल नेम है किस नाम से इसे जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी बुआई कब होती है? सी यानी कि अक्टूबर नवंबर में। राइट आंसर क्या होगा? अक्टूबर नवंबर। और इसका बॉटिकल नेम जो है बरसीम का दोस्तों क्या है बताइए? ट्राइकोफोलियम ट्राइकोफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ठीक है, एलेक्जेंड्रिनम। ये हो गया इसका बॉटिकल नेम दोस्तों। और इसकी फैमिली जो होती है लेग्यूमिनेसी, किस फैमिलीज में आती है दोस्तों? ये लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली हो गई दोस्तों इसकी। और भारत में इसकी जो खेती है दोस्तों पहली बार कब की गई थी, कोई बता पाएगा? दोस्तों इसकी खेती भारत में पहली बार 1904 में सन फ्लेवर के द्वारा मीरपुर में इसकी खेती की गई थी। ये अंग्रेज थे, ठीक है, मीरपुर, आप लोग याद रखेंगे। और बरसीम जो होती है दोस्तों इसे चारों का सम्राट भी कहा जाता है। बरसीम को दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है, चारों का सम्राट किसे कहा जाता है? बरसीम को दोस्तों चारों का सम्राट कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चारों का सम्राट किसे कहा जाता है? बरसीम को, ठीक है। और इसकी बीज दर, जो बुआई के लिए बीज दर होती है दोस्तों, बीज दर बरसीम की ये कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और कटाई जो होती है, प्रथम कटाई दोस्तों, पहली कटाई कब होती है दोस्तों? 50 से 55 दिन बाद, यानी कि बुआई के 50 से 55 दिन बाद। और दूसरी तीसरी कटाइयाँ जो होती है 30 से 35 दिन बाद की जाती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम कटाई कितने दिन बाद होती है बरसीम के दोस्तों? तो 50 से 55 दिन बाद, 50 से 55 दिन बाद, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्राइकोफोलियम एलेक्जेंड्रिनम इसका जो है बॉटिकल नेम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है। 1904 में सर्वप्रथम इसकी खेती की गई थी मीरपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, चारकोल सड़न किस फसल से संबंधित है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? चारकोल सड़न जो है ये किस फसल से संबंधित है? सोयाबीन, मक्का, धान, सरसों, या फिर बताइए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग गन्ना दे रहे हैं तो गन्ना तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। और मक्का, धान, सरसों इससे संबंधित नहीं दोस्तों। ये चारकोल सड़न जो होती है ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये सोयाबीन से संबंधित है, ठीक है। चारकोल सड़न जो होती है दोस्तों किससे संबंधित है? ये सोयाबीन से संबंधित है। और ये किसके द्वारा होती है? फेजियोलेना नामक फफूंद से, यानी कि कवक से, फेजियोलेना नामक कवक से ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? ये मुख्य रूप से जो होता है दोस्तों नवजात पौधे जो होते हैं सोयाबीन में, उसमें इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है, नवजात पौधों में, ठीक है। नवजात पौधों में इसका प्रकोप जो होता है बहुत अधिक देखने को मिलता है। और इसके पौधे जो पत्तियों का रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। पौधों व पत्तियों का रंग जो होता है दोस्तों, पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा। बहुत ही खतरनाक रोग होता है दोस्तों सोयाबीन की फसल के लिए, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी तरह एक दोस्तों होता है गन्ने में यहाँ पे डाउट होता है कैंडिडेट्स को। गन्ने में जो होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? गन्ने में बताइए, गन्ना में क्या लगता है दोस्तों? लाल सड़न होती है, यानी कि रेड रॉट, लाल सड़न, इसे रेड रॉट के नाम से जाना जाता है, रेड रॉट डिजीज, ठीक है। और ये कोलेटोट्राइकोम किसके द्वारा होती है?
ट्राइकम, कोलेप्टोट्राइकम फाल्केटम, कोलेप्टोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक से होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और मक्के में दोस्तों, मक्का में एक महत्वपूर्ण बीमारी इसी तरह लगती है फफूंद के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। मक्के में जो बीमारी लगती है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है, डाउनी मिल्ड्यू। और ये किस फफूंद के कारण होती है, आप लोग नोट कर लीजिए, पर ओनोस्क्लेरोस्पोरा, पर्सोनोस्क्लेरोस्पोरा, ठीक है, और फिलीपीनीस। तो आप लोग याद रखेंगे, ओशोस्क्लेरोस्पोरा फिलीपींस, ठीक है। तो ये जो होता है इस फफूंद के कारण, फफूंद यानी कि कवक, फंगस के द्वारा लगने वाली बीमारी है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें जो उसका पर्णहरिम होता है दोस्तों, क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों का दोस्तों, गायब होने लगता है। क्लोरोफिल गायब होने लगता है क्लोरोफिल, ठीक है। और नियंत्रण के लिए दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, इसके नियंत्रण के लिए डायएथेन M45 दोस्तों, डायएथेन M45, इसकी जो मात्रा है 0.3%, व जिंक सल्फेट दोस्तों, ZnSO4 जिंक सल्फेट की मात्रा जो होती है 0.05% मिक्स करके अगर इसका छिड़काव किया जाता है खड़ी फसल में 3 से 4 बार, तो इससे नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है, कार्बन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग नाइट्रोजन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। हरी खाद का जो होता है दोस्तों प्रयोग मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति के लिए किया जाता है, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें इसमें प्रयोग की जाती हैं आप लोगों को हम बता दें, जैसे नील हरित शैवाल जो होता है दोस्तों, इसमें जो नाइट्रोजन परसेंटेज होता है कितना होता है दोस्तों, 0.70%, ठीक है, सॉरी 8%, 0.78%। और दोस्तों जो मसूर होती है, मसूर में 0.70% तक होता है। इसी तरह खेसारी जो होती है दोस्तों, खेसारी में नाइट्रोजन परसेंट जो होता है 0.54%। और मूंग में जो होता है दोस्तों, मूंग में 0.53% तक। इसी तरह सैंजी होती है दोस्तों, इसमें 0.51% तक नाइट्रोजन मतलब पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन कवक जनित बीमारी है, थनैला, क्षय रोग, मुखपका खुरपका रोग या सर्रा। आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसमें कवक जनित बीमारी यानी कि फंगल डिजीज आप लोगों को बताना है कि कौन सी है, थनैला है, क्षय रोग है, खुरपका है, मुखपका रोग है या सर्रा है। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका दे रहे हैं आंसर थनैला दोस्तों, थनैला के 2 कारण होते हैं, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया है। थनैला जो होता है दोस्तों, ये बैक्टीरियल भी होता है। थनैला जो होता है दोस्तों, ये जीवाणु जनित भी होता है और कवक जनित भी होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जीवाणु जनित और कवक जनित, इसीलिए इसको यहाँ पे शामिल किया गया है क्वेश्चंस को, ठीक है। और ये जो होता है माइकोटिक मैस्टिटिस, ठीक है, ये कवक जनित होता है। और बैक्टीरियल जो होता है दोस्तों, इसे बैक्टीरियल मैस्टिटिस के नाम से लिखते हैं।
तो आप लोग याद रखेंगे। थनैला रोग जो होता है इसके दोनों कारण हो सकते हैं दोस्तों, एक कवक जनित होता है और एक बैक्टीरियल होता है, यानी कि फंगल और बैक्टीरियल दोनों हो सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। क्षय रोग, इसे टीबी के नाम से जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है, इसे ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। और ये किससे होता है, ये जीवाणु जनित होता है, बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये कैसा होता है, जीवाणु जनित होता है। खुरपका मुखपका रोग बताइए दोस्तों, ये किससे होता है, ये भी वायरस जनित, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रोग थे जो आप लोगों को बताए गए यहाँ पे, कई बार ये दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ जैसे सर्रा है दोस्तों, सर्रा भी एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है दोस्तों। खुरपका मुखपका को माउथ एंड फूड डिजीज के नाम से जाना जाता है। सर्रा जो होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर पशुओं में देखने को मिलता है दोस्तों, और ये नाम नोट कर लीजिए किसके द्वारा होता है, ट्राइपैनोएसोमियासिस, ठीक है, ट्राइपैनोऑस्मोसिस, ठीक है, ये होता है सर्रा रोग का कारण। और ये क्या होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सर्रा जो होता है प्रोटोजोआ जनित होता है, प्रोटोजोआ जनित, तो आप लोग याद रखेंगे। थनैला जीवाणु कवक दोनों से होता है, और ये टीबी जो होती है जीवाणु जनित होती है दोस्तों। सर्रा जो होता है ये प्रोटोजोआ जनित होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह एक दोस्तों और महत्वपूर्ण रोग होता है, जैसे नील जिह्वा रोग होता है, जो ब्लू टंग डिजीज के नाम से जाना जाता है, ये वायरस जनित होती है और मुख्य रूप से भेड़, बकरी और भैंस में देखने को मिलती है। और एक रिंडर पेस्ट होती है जो पोकनी डिजीज जिसे कहा जाता है दोस्तों, ये गाय, भैंस और भेड़ और सूअर में देखने को मिलती है, ये भी वायरस जनित होती है। गला घोटू जो होता है दोस्तों, ये जीवाणु जनित होता है, आप लोग याद रखेंगे। और गिल्टी रोग जो होता है ये भी जीवाणु जनित होता है। लंगड़ा बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये जीवाणु जनित होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जीएम मस्टर किसके द्वारा तैयार की गई है, ये राशि, प्रोएग्रो या याहिको, मॉन्सेंटो या सिंजेंटा, आप लोग बताएंगे दोस्तों ये किसके द्वारा तैयार की गई थी। जीएम मस्टर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले जीएम की बात कर लेते हैं दोस्तों। जीएम होता क्या है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्या होता है दोस्तों इसका पूरा नाम, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। इसमें दोस्तों होता क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड में, इसमें जो नेचुरल उनके जीन्स होते हैं, जो नेचुरल जीन होते हैं पौधों में, उनमें हेर फेर करके क्या किया जाता है दोस्तों, उसमें नेचुरल जीन में हेर फेर करके उसमें कृत्रिम जीन इंजेक्ट करा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य ये होता है कि फसलों को विभिन्न रोगों के प्रति मतलब उसमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, एक रेजिस्टेंट बनाना, और साथ ही साथ उसमें पोषक तत्वों की मतलब जो आवश्यकता होती है इसको कम करना, पानी की मात्रा को कम करना, यानी कि जो सिंचाई के लिए पानी अधिक दिया जाता है उसकी मात्रा को कम करना, और गुणों में वृद्धि करना, इसका होता है मेन उद्देश्य, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड तैयार किए जाते हैं, ठीक है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जो होते हैं दोस्तों, इसके अलावा एक और यहाँ पे शब्द आता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तो होता है, एक होता है दोस्तों पराजीनी बीज, पराजीनी बीज, इसमें दोस्तों क्या होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। इसमें होता है ट्रांसजेनिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक सीड। इसमें क्या होता है दोस्तों, ट्रांसजेनिक सीड में क्या होता है, इसमें जो मतलब पौधा होता है दोस्तों, पौधे के जीन में तो हेरा फेरी इसमें भी होती है, यानी कि कृत्रिम जीन इसमें भी इंजेक्ट कराए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दूसरे पौधों के, इसमें कृत्रिम विष से दूसरे
जीव या पौधे के, जीव या पौधे के जीन इंजेक्ट कराए जाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड में, ठीक है। और इसी का एक जो इसी से क्या बनाया गया था, गोल्डन राइस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गोल्डन राइस जो आया था, तो इसमें मतलब कौन सा जीन इंजेक्ट कराया गया था, बीटा कैरोटीन का, बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो ये जो जीन था दोस्तों, ये प्राजीनी बीज यानी ट्रांसजेनिक सीड के अंतर्गत ही इसे तैयार किया गया था। बीटा कैरोटीन जो जीन था ये किस पौधे का था दोस्तों, ये पिटूनिया, किस पौधे से लिया गया था, ये जीन था जो दोस्तों ये पिटूनिया पौधे से लिया गया था, और ये चावल के बीज में इंजेक्ट कराकर गोल्डन राइस तैयार किया गया था, ठीक है। पिटूनिया जो होता है दोस्तों, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है और ये मुख्य स्रोत होता है किसका, विटामिन ए का, और इसी जीन को यहाँ से निकाल कर किसमें, चावल में इंजेक्ट कराया गया, तो इसी से गोल्डन राइस तैयार किया गया है, जिसमें क्या होती है, विटामिन ए की काफ़ी मात्रा होती है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों प्रो एग्रो, क्या होगा, प्रो एग्रो। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए दोस्तों। प्रो एग्रो जो थी दोस्तों, ये कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों, जो विभिन्न प्रकार के सीड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी कि इनपुट तैयार करती है, ठीक है। इसमें दोस्तों हुआ क्या था, इसने 2002 में इस सीड को तैयार किया था, उसके बाद इसने परमिशन मांगी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो इसे दोस्तों परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन इसने मार्केट में अपना बीज उतार दिया था, तो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया, और इसने मतलब ये झूठ बोला दोस्तों कि हमने करीब में 49 या 59 करीब में इन्होंने बताया था कि हमने इसके ट्रायल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठ था। जो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर था दोस्तों, उसकी निगरानी में मात्र इसके 4 ट्रायल पूरे हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो इसने झूठ बोलकर मार्केट में अपना सीड उतार दिया था, जिसपे गवर्नमेंट के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। और भारत में जो मुख्य रूप से दोस्तों जो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, वो कौन सा मतलब अनुमति किसको सिर्फ अनुमति प्राप्त है, वो BT कपास को, ठीक है। जो परमिशन दोस्तों हमारे यहाँ मिली हुई है इंडिया में, वो BT कपास को मिली हुई है, BT कपास, BT काटन, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी खेती को भारत में परमिशन मिली हुई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो परमिशन थी सबसे पहले किस कंपनी को दी गई थी, एक इंटरनेशनल कंपनी थी दोस्तों, ये याहिको मोनसेंटो, ये एक इंटरनेशनल कंपनी थी दोस्तों, सर्वप्रथम इसे परमिशन दी गई थी। उसके बाद तमिलनाडु की एक कंपनी थी दोस्तों, जो कि नेशनल कंपनी थी, ये राष्ट्रीय कंपनी थी, ठीक है, राष्ट्रीय, और ये अंतर्राष्ट्रीय थी, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये राष्ट्रीय कंपनी थी राशि जो सीड लिमिटेड, ठीक है, राशि सीड लिमिटेड को, राशि सीड लिमिटेड, जिसके द्वारा BT कपास के जो थे बीज तैयार किए गए थे, ठीक है। तो ये इंडियन कंपनी थी और विदेशी कंपनी याहिको मोनसेंटो थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अतिरिक्त एक बार दोस्तों BT बैंगन की भी चर्चा हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा BT बैंगन, जिसमें क्या कहता है, बैसिलस थ्योरीजेंसिस। BT का मतलब दोस्तों होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थ्योरीजेंसिस, इसका नाम क्या होता है, बैसिलस थ्योरीजेंसिस, ठीक है। और ये इंजेक्ट क्यों कराया जाता है दोस्तों, इसे इंजेक्ट कराने के बाद जिसमें कीट इत्यादि का प्रकोप होता है दोस्तों, काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जो इसके बॉल होते हैं, बॉल में इसके जो कीड़ लगता है, जिससे काफ़ी मतलब कपास को हानि होती थी। तो जो BT था दोस्तों, BT यानी कि बैसिलस थ्योरीजेंसिस, जो जब इसे इंजेक्ट करा दिया गया दोस्तों, तब क्या होता था, वो कीट जो होता है, कीट का प्रकोप इस पर काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। ये एक विषाक्त होता है और ये मृदा से ही निकाला गया था। और दोस्तों हम आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि एक बार और परमिशन दोस्तों मांगी गई थी BT बैंगन के लिए भारत में, लेकिन BT बैंगन की मतलब उगाने के लिए भारत में परमिशन नहीं मिली थी। उस समय जो हमारे कृषि पर्यावरण और वन एवं पर्यावरण मंत्री थे दोस्तों, ठीक है, 2010 में, 2010 की बात है, 9 फरवरी 2010, उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन थे, जयराम नरेश। कौन थे दोस्तों, जयराम नरेश। और उन्होंने BT बैंगन की खेती पर अनुमति नहीं प्रदान की थी, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किसे कॉफ़ी पेस्ट के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कॉफ़ी पेस्ट के रूप में किसे मिलीबग, स्टेम बोरर या बेरी बोरर या ग्रीन बग? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कॉफ़ी पेस्ट होता है दोस्तों इसे बेरी बोरर के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खेत में पानी भरकर किसका नियंत्रण किया जा सकता है? दीमक का, कटवार्म का या व्हाइट ग्रब का या उपरोक्त सभी? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि जो दीमक है, कटवार्म है, व्हाइट ग्रब है, इनको काफ़ी हद तक मतलब इनका प्रकोप यानी इन्हें नष्ट किया जा सकता है किसके द्वारा? खेत में पानी भरकर। क्योंकि जिन क्षेत्रों में मतलब सिंचाई की उपलब्धता कम होती है, ठीक है, उन क्षेत्रों में दीमक इत्यादि का प्रकोप काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया दोस्तों। ओरोबैंकी या ओरोबैंची स्पीसीज किस फसल की प्रमुख समस्या है? टमाटर है, ज्वार है, बाजरा, मक्का? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ओरोबैंची होता क्या है बताइए। ये एक पूर्ण ओरोबैंची, लिख लीजिए दोस्तों, ओरोबैंची ये क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी है, पूर्ण जड़ परजीवी। तो आप लोग याद रखेंगे। और इसका प्रकोप जो होता है मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलता है दोस्तों? इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग सुन लीजिए। ये इसे ब्रूम के नाम से, ठीक है, भुईफोड़ इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। और इसका जो प्रकोप होता है दोस्तों मुख्य रूप से किसमें देखने को मिलता है? तंबाकू में, टमाटर में, सरसों, रेपसीड, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह एक होता दोस्तों होता है अर्ध जड़ परजीवी। ये तो पूर्ण जड़ परजीवी है। अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी में दोस्तों क्या होता है? स्ट्राइगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्ट्राइगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी है और इसमें से कौन सा अर्ध जड़ परजीवी है। तो आप लोग याद रखेंगे अर्ध जड़ परजीवी कौन सा? स्ट्राइगा है। और पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा? ओरोबैंची है, ठीक है। और ये जो होता है स्ट्राइगा जो होता है इसका प्रकोप किस फसलों में देखने को मिलता है दोस्तों? इसका प्रकोप मुख्य रूप से ज्वार है, बाजरा है, मक्का, ठीक है, और सूरजमुखी में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। सूरजमुखी, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? टमाटर। ये कैसा है? किस फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है दोस्तों? टमाटर है। और तंबाकू, सरसों, रेपसीड इत्यादि के लिए, ठीक है। ये एक पूर्ण जड़ परजीवी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अनार का खाने वाला भाग क्या होता है? थैलेमस, मेसोकार्प, एंडोकार्प या एरिल? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मीजोकार्प दे रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एरिल, डी। राइट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? एरिल का मतलब क्या होता है दोस्तों? रस युक्त दाने, रसायुक्त दाने। जो अनार के दाने होते हैं उसी को एरिल कहा जाता है, ठीक है। और थैलेमस की बात की जाए तो ये किस में खाने वाला भाग होता है बताइए आप लोग? अमरूद में। किस में होता है दोस्तों? अमरूद में। अमरूद में थैलेमस होता है और क्या होता है बताइए? ये तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आप लोग बताइए जल्द से जल्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताना है कि अमरूद में खाने वाला भाग क्या होता है। थैलेमस होता है और इसके अलावा पेरिकार्प। अमरूद में क्या होता है? पेरिकार्प हुआ थैलेमस। और मीजोकार्प किस में होता है दोस्तों? मीजोकार्प। केला जो होता है, केले में खाने वाला भाग क्या होता है? केले का फल क्या होता है दोस्तों? बेरी होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमरूद का भी जो फल होता है ये क्या होता है? बेरी।
ठीक है। केला भी बेरी होता है दोस्तों, और इसमें खाने वाला भाग क्या होता है, थाइलमस होता है और पेरिकार्प। सॉरी, केला जो होता है दोस्तों इसमें क्या होता है, मीजोकार्प। मीजोकार्प, खाने वाला भाग क्या होता है, मीजोकार्प व एंडोकार्प। एंडोकार्प, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, अमरूद में खाने वाला भाग पेरिकार्प थाइलमस, केला में मीजोकार्प व एंडोकार्प, व जो अनार होता है अनार में खाने वाला भाग क्या होता है, एरिल, जिसे रसायुक्त दाने के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मूंगफली का जन्म स्थान बताना है आप लोगों को, भारतवर्ष, ब्राज़ील, अफ्रीका या लास्ट तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। बताइए, भारतवर्ष होगा, ब्राज़ील होगा, अफ्रीका होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्राज़ील। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों, ब्राज़ील है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील पड़ता है दोस्तों कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, अमेरिका। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा खरपतवार नाशी सामान्यतः गन्ने में प्रयोग किया जाता है, जो आप लोगों को बताना, हर्बिसाइड। इसमें से कौन सा हर्बिसाइड जो है मुख्य रूप से गन्ने में प्रयोग किया जाता है, सिमाजीन, एलाक्लोर, अट्राजीन और उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका डी दे रहे हैं आंसर, वो बिल्कुल सही है। ये सभी खरपतवार नाशी हैं जो मुख्यतः किसमें प्रयोग किया जाता है, गन्ने में। इसके अतिरिक्त इसमें अट्राजीन जो है इसका प्रयोग मक्का में भी किया जाता है, मक्का। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आज का सेशन दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे भी और भी हमारे भाई बहन इससे जुड़ सकें और वो लाभान्वित हो सकें। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को एक बार प्रेस कर देंगे, जिससे कि उन्हें आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और बाकी सभी लोग लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में यही तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।